इस वीडियो में हम मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे। इसमें DSM-4 के अकॉर्डिंग मॉडरेट डिप्रेशन के दो टाइप्स को डिस्क्राइब किया गया है। पहला डिस्थीमिया, जिसे माइल्ड डिप्रेशन में रखा गया था, और दूसरा एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विथ डिप्रेस्ड मूड, जिसे मॉडरेट डिप्रेशन में क्लासिफाई किया गया है। अब इसको जानते हैं। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विथ डिप्रेस्ड मूड, यह कैटेगरी उन केसेस को रेफर करती है जहां कोई पर्सन किसी मेजर लाइफ स्ट्रेसर और क्राइसिस के कारण डिप्रेस फील करता है। इसे रिएक्टिव डिप्रेशन भी कहा जाता है। अब इसके फीचर्स को जानते हैं। ये डिस्थीमिया से बिहेवियरली सिमिलर है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसकी ड्यूरेशन 6 महीनों से ज़्यादा नहीं होता। ये तभी डायग्नोस किया जाता है जब पर्सन के लाइफ में पहचाने जा सकने वाले साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर प्रेजेंट हो। ये तब डायग्नोस किया जाता है जब पर्सन सोशल या ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट फील कर रहा हो। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर को डायग्नोस तभी किया जाता है जब डिप्रेशन के सिम्टम्स किसी पार्टिकुलर और पहचाने जा सकने वाले साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर के कारण डेवलप होते हैं। ये एक लास्ट रिसॉर्ट यानी आखिरी उपाय की कैटेगरी है। अगर किसी पर्सन के सिम्टम्स किसी दूसरे मेंटल डिसऑर्डर जैसे कि मेजर डिप्रेशन के डायग्नोस से मेल खाते हैं तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर को डायग्नोस नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन किसी ट्रॉमा का एक्सपीरियंस कर रहा है और मेजर डिप्रेशन के सिम्टम्स डेवलप कर रहा है तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का डायग्नोस वैल्यूएबल नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद माइल्ड से मॉडरेट लेवल के डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखाई दिए हैं तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर को डायग्नोस किया जा सकता है। अब एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के सिम्टम्स के ड्यूरेशन को जानते हैं। आमतौर पर एडजस्टमेंट डिसऑर्डर से जुड़े डिप्रेसिव सिम्टम्स स्ट्रेस के खत्म होने के 6 महीने के अंदर खत्म हो जाते हैं। अगर सिम्टम्स 6 मंथ से ज़्यादा समय तक बने रहते हैं तो डिप्रेशन नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड को डायग्नोस किया जा सकता है। कुछ केसेस में स्ट्रेसर सिंगल इवेंट ना होकर लॉन्ग टर्म स्ट्रेसर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन का लगातार वर्क पर हरेसमेंट जो महीनों या सालों तक जारी रह सकता है। ऐसे केसेस में डिप्रेशन मेजर डिप्रेशन जितना सीवियर नहीं हो सकता, लेकिन एडजस्टमेंट को डायग्नोस किया जा सकता है। अब इसकी ट्रीटमेंट को जानते हैं। दूसरे डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरह ही इस डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट भी CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और इंटरपर्सनल थेरेपी से किया जाता है। लेकिन चूंकि इसके डिप्रेशन और स्ट्रेस के बीच एक क्लियर रिलेशनशिप होता है, इसलिए ट्रीटमेंट में स्ट्रेस को कम करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें पर्सन को सिखाया जाता है कि कैसे वह अपने लाइफ में बदलाव लाकर स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस के कारण डिप्रेस हो गया है तो ये देखा जाता है कि जॉब चेंज करना ज़्यादा एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं। कई लोग अपने लाइफ में मौजूद स्ट्रेस को अपनी प्रॉब्लम नहीं मानते, इसलिए उन्हें ये समझने की ज़रूरत होती है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना ज़रूरी है। इस डिसऑर्डर में स्ट्रेस को कम करने की स्ट्रेटजी और डिसीजन लेने की एबिलिटी डेवलप करना ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में जानते हैं।
इसे आमतौर पर मेजर डिप्रेशन या यूनिपोलर डिप्रेशन और क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहा जाता है। जब किसी पर्सन को एक या उससे ज़्यादा सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं तो इसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के रूप में डायग्नोस किया जाता है। अब इसके की फीचर्स क्या हैं? पहला है सिंगल वर्सेस रिकरेंट एपिसोड। अगर पर्सन को एक बार डिप्रेशन का एक्सपीरियंस होता है तो इसे सिंगल एपिसोड कहा जाता है। अगर ये बार बार होता है तो इसे रिकरेंट एपिसोड कहा जाता है। दूसरा है इम्पैक्ट एंड रिस्क। ये डिसऑर्डर पर्सन के फैमिली, वर्क, स्कूल, स्लीप, ईटिंग हैबिट्स या ओवरऑल हेल्थ पर भी अफेक्ट डाल सकता है। अमेरिका में 3.4% लोग जो मेजर डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं वह सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करने वाले लगभग 60% लोगों में डिप्रेशन या दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। अब इसके डायग्नोस और सिम्टम्स को जानते हैं। पहला डायग्नोस, ये आमतौर पर पर्सन की सेल्फ रिपोर्ट, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के द्वारा देखे गए बिहेवियर और मेंटल स्टेट एग्ज़ाम के बेसिस पर किया जाता है। अगर इसे फर्स्ट स्टेज में पहचाना नहीं जाता है तो ये धीरे धीरे पर्सन के फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। ये आमतौर पर या 20-30 साल की एज के बीच शुरू होता है। दूसरा स्टेज 30 से 40 साल की एज में शुरू होता है। अब सिम्टम्स, पहला है एक्सट्रीम सैडनेस, होपलेसनेस और इम्पैथीनेस की फीलिंग बनी रहती है। दूसरा लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, जिन कामों में पहले इंटरेस्ट था अब उनमें इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है। तीसरा हाफ हार्टेड गिल्ट, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस की फीलिंग बनी रहती है। इंसोमिया या हाइपरसोमिया देखा जा सकता है। एक्सेसिव लॉस और गेन इन वेट, फटीग, हेडेक, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी इंक्लूड हैं। कुछ सीवियर केसेस में साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन भी देखे जा सकते हैं। अब इसके सब टाइप्स को जानते हैं। DSM-4 के अकॉर्डिंग इसको 6 सब टाइप्स में बांटा गया है। पहला अटिपिकल डिप्रेशन, इसमें मूड में टेम्पररी इम्प्रूवमेंट होती दिखाई देती है। इसमें ज़्यादा खाना खाना यानी कंफर्ट ईटिंग जिससे वज़न बढ़ सकता है। और हाइपरसोमिया, लीडेन पैरालिसिस, सोशल रिजेक्शन के टूवर्ड सेंसिटिविटी, ये सारे इंक्लूड हैं। दूसरा है मेलनकॉलिन डिप्रेशन। इसमें पहला है लाइफ में किसी भी चीज़ में खुशी महसूस नहीं करना। दूसरा एक्सट्रीम सैडनेस, जो किसी लॉस या दुख से भी ज़्यादा इंटेंस हो सकती है। तीसरा सुबह जल्दी जागना और सुस्ती महसूस करना। चौथा साइकोमोटर रिटार्डेशन या ज़्यादा बेचैनी फील करना। पांचवा एक्सेसिव गिल्ट फील करना। तीसरा टाइप है कैटाटोनिक डिप्रेशन। ये एक रेयर और सीरियस टाइप है। पर्सन ज़्यादा सुस्त हो सकता है, पर्सन की बॉडी कठोर हो सकती है या वह अनयूजुअल मूवमेंट कर सकते हैं। चौथा है यह आमतौर पर सिजोफ्रेनिया या मैनिक एपिसोड के साथ देखे जा सकते हैं। चौथा टाइप है साइकोटिक मेजर डिप्रेशन। इसमें सीवियर डिप्रेशन के साथ डिल्यूजन और हेल्यूसिनेशन हो सकते हैं। ये डिल्यूजन डिप्रेशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे गिल्ट या नेगेटिव थॉट खुद के बारे में। पांचवा है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये डिसऑर्डर वुमेन्स की डिलीवरी के बाद उनमें देखे जाते हैं। इसकी
पॉसिबिलिटी 10 से 15% होती है और ये डिलीवरी के 3 महीने के अंदर शुरू होता है। यह माँ और शिशु के बीच बॉन्डिंग्स को अफेक्ट कर सकता है। ये आमतौर पर कुछ हफ्तों तक रहता है, लेकिन सीवियर केसेस में लंबे टाइम तक रह सकता है। 6th है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। इसे विंटर डिप्रेशन या विंटर ब्लूज भी कहा जाता है। ये आमतौर पर विंटर के सीज़न में होता है और रेनी सीज़न में ख़त्म हो जाता है। ये हाई लैटिट्यूड में रहने वाले लोगों में ज़्यादा आम है, जहां सूरज की रोशनी कम होती है। ये वुमेन्स में मैन की कंपैरिजन में ज़्यादा देखा जाता है।